हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यहाँ इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वह कुछ ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद में पढ़ेंगे हम ब्राउनिन मोशन। उसके बाद में स्टेट ऑफ मैटर, फिर है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। इवोपरेशन पढ़ेंगे हम और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर ऐसा यूनिट्स पढ़ेंगे हम। यहाँ इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम ये सभी टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटर। मैटर के बारे में हम जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे मैटर की, जो हमने यहाँ लिख रखी है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और उसका मास होता है उसे हम कह सकते हैं मैटर। यहाँ नेक्स्ट लाइन जो दे रखी है उसमें बताया है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 तत्व जिसे हम कहते हैं, बेसिक 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के आधार पर मैटर हमें प्राप्त होता है। और वह 5 तत्व होते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिए हुए हैं। चेयर, रिवर, डॉग, बिल्डिंग। यहाँ पर हम ये कुछ उदाहरण देख सकते हैं। अच्छा, उसके आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बुला सकते हैं? एटम्स। दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद नेक्ड आइज। हम इन पार्टिकल्स को देखना चाहे तो हम डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, इतने छोटे ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक मैटर को बनाने के लिए होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। ये पार्टिकल्स जो है लगातार मूवमेंट में रहते हैं। ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हुए पाए गए हैं। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। यह पार्टिकल जो है इनके बीच में स्पेस देखा गया है। और उसके आगे लास्ट पॉइंट जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हम कह सकते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया गया है। मीन्स मैटर कंबाइंड फॉर्म में तभी तो मिलता है हमें क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या पाया जा रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है। यहाँ होता है मैटर और मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक ख़त्म। आगे हम देखते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जो है वो एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसे समझना है हमें। डिफ्यूज़न बेसिकली क्या है? बेसिकली डिफ्यूज़न है मीन्स दो अलग अलग, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर का या 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का कंबाइन होना। यहाँ हम देख सकते हैं डिफ्यूज़न की डेफिनेशन जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर। मैटर्स के पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, इंटरमिक्स हो जाए। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल of 2 different types of matter on their own is called diffusion। खुद से इन पार्टिकल्स का मिल जाना, आपस में एक साथ हो जाना, यही क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न। इसके कुछ हम एप्लीकेशंस देखेंगे और इसके जो एप्लीकेशन जो है हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हैं, एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो रोज़ हम देख सकते हैं अपने घर या कभी देखा होगा। अगर आपने ये चीज़ देखी होगी तो अगर हम एक पानी के गिलास में 1 कप दूध का डाल दें तो क्या वह पूरी तरह घुल जाता है या पूरी तरह मिक्सअप हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि दूध के पार्टिकल्स और पानी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन सब के बीच में जो स्पेस होता है और इनके पार्टिकल्स मूवमेंट में रहते हैं, इस वजह से वह खुद से ही एक दूसरे में घुल जाते हैं और इसे ही हम कहते हैं डिफ्यूज़न। देखिए यहाँ उदाहरण दे रखा है एक पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जो हम पानी में गिराते हैं उसको साफ़ रखने के लिए। When a crystal of potassium permanganate is placed in a beaker of water, the water slowly turns purple on its own
इवन विदाउट स्टीयरिंग, बिना घोले भी हम क्या देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल अगर पानी में गिरा दिया गया है तो पूरे पानी का कलर वो पर्पल कर देता है, मीन्स वो उसमें पूरी तरह मिक्स हो जाता है। तो ये डिफ्यूजन का एप्लीकेशन है। हम बात करें आगे, जैसे एयर की बात, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज, एयर हवा में, जैसे हम एक उदाहरण जिसमें दे रखा है, पहला उदाहरण, जैसे घर में अगर कहीं अगरबत्ती जलाई जाती है तो ऐसा नहीं कि वो हमें कुछ स्पेशल एक्टिविटी करनी पड़ती है ताकि वो पूरे रूम में या पूरे घर में उसकी महक फैले, हमें बस एक जगह जलाकर उसे रखना होता है, फिर भी वह पूरे घर में और पूरे वातावरण में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ द मैटर के जो पार्टिकल्स है उन सब के बीच में स्पेस और पार्टिकल को मोमेंटम में होने की वजह से ये सब एक से दूसरे स्थान पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में हम आते हैं अगले टॉपिक पे, ब्राउनिन मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल्स पाए गए हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स पाए गए हैं उनका जो मोशन है उसके बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये उन्होंने ये बताया था, द रैंडम और जिग-जैग मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन अ फ्लूइड एज अ रिजल्ट ऑफ continuous bombardment from molecules of the surrounding medium is known as Brownian motion। Brownian motion क्या था? जैसे सीधा सा हम सोचे या देखें तो किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर उसके सराउंडिंग्स में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के द्वारा अटैक करना या फिर उसकी तरफ बढ़ना ही क्या कहलाता है? ब्राउनियन मोशन। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, एग्जाम्पल, डस्ट मूव्स रैंडमली बिकॉज ऑफ रैंडम मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर कोलाइड्स विद डस्ट पार्टिकल। देखिए हम देखते हैं चारों तरफ जो डस्ट उड़ता है, डस्ट जो उड़ रहा है वो क्यों उड़ रहा है? क्योंकि एयर के पार्टिकल सराउंडिंग्स में पाए जा रहे हैं और एयर के पार्टिकल जो है वह कंटिन्यूसली मूव करे जा रहे हैं। तो वो पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं उनके साथ साथ डस्ट के पार्टिकल भी मूव कर जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ दे रखा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को क्लासीफाई किया गया है। यहाँ जो मैटर है उसको क्लासीफाई किया गया है और उसके लिए इन्होंने 3 बेस लिए हैं। पहला बेस पार्टिकल्स अरेंजमेंट, मीन्स मैटर के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो किस प्रकार से किया गया है, पार्टिकल्स किस तरीके से रखे में क्या उनका कॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स की एनर्जी लेवल क्या है, पार्टिकल एनर्जेटिक है या उनका एनर्जी लेवल कम है। उसके बाद में हम अगर बात करें तो अगला दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो 3 बेस हम देखेंगे, पहला है अरेंजमेंट, दूसरा है एनर्जी और तीसरा है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। यहाँ 10 इसके नीचे हम देखते हैं डायग्राम दिख रहा है 3 स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए सॉलिड के पार्टिकल्स यहाँ डायग्राम में दिख रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स यहाँ डायग्राम में दिख रहे हैं और गैस के पार्टिकल्स यहाँ डायग्राम में दिख रहे हैं। अच्छा, हमने अभी बात की थी सबसे पहले पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस अलग अलग दिख रहे हैं। हाँ, हमें कुछ यहाँ अलग दिख रहा है। उसके बाद में एनर्जी लेवल हम यहाँ नहीं देख सकते। एनर्जी लेवल के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? रियल स्टेट में देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में हम एनर्जी लेवल नहीं डिफाइन कर पाएंगे। उसके बाद में है डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हम देख पा रहे हैं। यहाँ डिस्टेंस क्या है पार्टिकल्स में, यहाँ पार्टिकल्स में डिस्टेंस क्या है और यहाँ पार्टिकल्स में डिस्टेंस क्या है। तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं और क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी मैटर को। ओके, नीचे मैंने एक टेबल बना के इसे एक्सप्लेन किया है अच्छे से। सिंप्लीफाई आप चीज़ों को कर पाओगे और सिंप्लिसिटी में इसमें मैंने लिखा है, बिल्कुल आप आराम से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 मैटर की स्टेट यहाँ पर पाई गई है। 3 मैटर की स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं और तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूनियस पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। मतलब यहाँ ये है कि सॉलिड की बात करें हम तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास में, अभी डायग्राम में हमने देखा था,
तो बहुत पास पास में पाए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है थोड़ा अलग अलग पाए जा रहे हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे पाए जा रहे हैं, थोड़ा इनमें स्पेस देखने को मिल रहा है, ये पूरी तरह पैक्ड नहीं है, जबकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, ये लेस क्लोजली पैक्ड है। और यहाँ हम गैस की बात करें तो इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ हमने ये देखा। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे लिक्विड की, तो लेस स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपेयर में कम स्ट्रॉन्ग होगा लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अगर बात करें हम गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वह बहुत कम होगा, निग्लिजिबल, बहुत ही कम उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जा रहा है। यह हमने 2 पॉइंट डिफाइन किए हैं। उसके बाद में फिर से हम आते हैं यहाँ, ये पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ ये हम ये इसे काटना होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगा, यहाँ आएगा काइनेटिक एनर्जी। ये जो हमने लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना करके क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो पार्टिकल सॉलिड के हैं उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, सॉरी इसमें उल्टा बोल रहे हैं हम, ये जो सॉलिड की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं आकर ये पूरा पॉइंट ही गलत लिख दिया गया है। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स इज़ लेस या फिर मिनिमम। हम बात करेंगे सॉलिड की, तो काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज़ मिनिमम। देन आफ्टर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स इज़ मोर देन दैट इन सॉलिड। हम बात करेंगे लिक्विड की, तो यहाँ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से अधिक होगी। और यहाँ बात करेंगे हम अगर लिक्विड के बाद में गैस में, तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इधर मैक्सिमम होती है, इधर मिनिमम होती है, और यहाँ इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं शेप की। सॉलिड्स होते हैं, उनकी डिफाइन शेप होती है, उनकी डेफिनेट शेप होती है, उनकी शेप जो होती है वो डिफाइन होती है, उसमें कोई हम बदलाव नहीं देखते हैं। उसे चेंज करने के लिए हमें हाई लेवल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो एनर्जी से बात करें तो हम कहेंगे कि सॉलिड्स की शेप एक डेफिनेट होती है। डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। इधर नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैस के अंदर ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। उसके बाद में होता है डेंसिटी की बात करते हैं। हैव हाई डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज। इनकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड। सॉलिड से कम डेंसिटी होती है। डेंसिटी इज़ लेसर लीस्ट एंड कैन इजीली डिफ्यूज। मतलब इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। और अंत में जो लास्ट पॉइंट है वो है कंप्रेसिबिलिटी पे। हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब इनको कंप्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ कंपेयर करेंगे। तो सॉलिड को क्या हम कंप्रेस कर पाएंगे, दबा पाएंगे? हम सॉलिड को आराम से कंप्रेस नहीं कर सकते और इनकम्प्रेसेबल ही होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये हिट करने पर कंप्रेस नहीं होंगे, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसेबल। हम बात करें लिक्विड की तो ये भी कंप्रेस नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये इनमें माइनर सा चेंज हम देख सकते हैं। और अगर बात करें गैस की तो यहाँ पर हम मैक्सिमम कंप्रेस देख सकते हैं। ओके, देन नया टॉपिक, अगला टॉपिक जो है वो है टेम्परेचर। ये छोटा सा टॉपिक है पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। टेम्परेचर कॉमन एंड ऐसा यूनिट। कॉमन हम टेम्परेचर में यूज़ करते हैं तो डिग्री सेल्सियस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिग्री सेल्सियस। जबकि इसकी ऐसा यूनिट जो होती है उसका होता है
केल्विन यूनिट जो होती है ना, वो क्या होती है, केल्विन। तो यहाँ हम जो पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कॉमन यूनिट जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता करने की, तो हम वहाँ डिग्री सेल्सियस यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं। कि हम नॉर्मली कहते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब पानी कहाँ जम जाता है, तो हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम ऐसा यूनिट में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 273 केल्विन। तो केल्विन इसकी ऐसा यूनिट है और डिग्री सेल्सियस इसकी कॉमन यूनिट है। रिलेशन बिटवीन कॉमन यूनिट एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर ये दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस पॉइंट के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे और उनमें पूछा जाएगा, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाएगा, तो दोनों में यही चीज़ हम देखने वाले हैं। जैसे मैं कहूँ 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस है, यदि मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को पता है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 273 केल्विन आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस का क्या होगा, 273 में 25 हमें ऐड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा 298 हमें प्राप्त यहाँ हो जाएगा यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो आगे हम करते हैं बात चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है, मैटर जो है अपनी स्टेट चेंज करता है। तो यह बता रखा है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय फॉलोइंग 2 वेज। 2 तरीके अपने पास यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल के हम किसी भी मैटर की स्टेट को बदल सकते हैं। दूसरा जो है वह बाय चेंजिंग द प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर, इन 2 तरीक़ों से हम किसी भी मैटर की स्टेट में बदलाव देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या प्रभाव पड़ते हैं, टेम्परेचर चेंज करने के एक मैटर के स्टेट पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले दे रखा है सॉलिड टू लिक्विड। देखिए यहाँ दे रखा है और हम जानते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर बाय सॉलिड गेट कन्वर्ट्स इन टू अ लिक्विड। देखिए यहाँ हम ये चीज़ समझने वाली है। होता क्या है, जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, कभी भी सॉलिड, कोई भी सॉलिड है उसका टेम्परेचर यदि इंक्रीज़ किया जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, उससे क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, ये जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वह पार्टिकल तेज़ी से मूव करेंगे। जब वो पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके बीच में लग रहा है, वह क्या होगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ जाएगा तो वह सॉलिड स्टेट जो है वह लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से पार्टिकल्स के बीच में पाया जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ जाता है और वह सॉलिड जो है अपनी स्टेट कन्वर्ट कर लेता है लिक्विड में। यह पॉइंट हमने यहाँ देखना है। तो हम सीधा सा याद रखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का कमज़ोर पड़ जाता है और वह अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। उसके बाद में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने मेंशन किए हैं। मेल्टिंग किसे कहते हैं? मेल्टिंग, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। किसी भी सॉलिड स्टेट के ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का लिक्विड में बदल जाना ही क्या कहलाता है? मेल्टिंग कहलाता है। उसके बाद में आता है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच। देखो अभी हमने पढ़ा मेल्टिंग क्या था? मेल्टिंग था सॉलिड स्टेट का लिक्विड में चेंज हो जाना, सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाना किसी भी सब्सटेंस का, वो कहला रहा था मेल्टिंग। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब वह टेम्परेचर, यहाँ तापमान की बात कर रहे हैं हम। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड, मतलब एक सॉलिड एक लिक्विड बनने के लिए जो तापमान पिक कर रहा है, जिस टेम्परेचर पे वह सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है,
द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे हम, किसी भी सॉलिड का लिक्विड में बदलना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और वहाँ जो टेम्परेचर देखा जा रहा है उस समय जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ हमने लिखा हुआ है नीचे अलग से मेंशन किया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पाया गया है। आगे हम बात करें लिक्विड टू गैस। अगर हम बात करें लिक्विड टू गैस में चेंज होने का, तो हम देखेंगे लिक्विड टू गैस हम देख रहे हैं यहाँ है, ऑन हीटिंग अ लिक्विड लाइक वाटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज एज हाई एज इन अ गैस दैट कॉजेज द लिक्विड टू चेंज टू अ गैस। जैसे हमने बात की अभी सॉलिड की, जैसे अभी हमने बात की थी सॉलिड की, कि सॉलिड में जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। सेम वैसा ही यहाँ क्या हो रहा है, जब पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करते हैं तो वहाँ भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी जितनी किसी गैस के पार्टिकल्स की पाई जाती है। तो इस वजह से क्या होगा, एक लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर हम लिक्विड टू गैस की बात करते हैं तो यहाँ पॉइंट आता है अपने पास बॉइलिंग का। तो बॉइलिंग की डेफिनेशन हम देंगे तो वो क्या होगी, द चेंज ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस का गैस में बदलना गर्म होने पर उसे कहते हैं हम बॉइलिंग। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे वहाँ हम बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट की, वैसे यहाँ हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, एक सॉलिड मेल्ट कर रहा था लिक्विड में, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, एक लिक्विड बॉईल कर रहा है और चेंज हो रहा है किसमें, गैस में। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट द टेम्परेचर एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब कोई भी लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ दिया हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, उसके बाद में हम चलते हैं गैस टू लिक्विड। पहले हमने पढ़ा सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू गैस। अब वापस से हम पीछे जा रहे हैं, गैस टू लिक्विड पढ़ेंगे। गैस टू लिक्विड हम यहाँ आगे देखने वाले हैं। गैस टू लिक्विड, ऑन कूलिंग ए गैस स्टीम और लाइक स्टीम। मतलब हम जैसे पानी गर्म होता है, इवोपरेट होता है, उसकी वेपर्स जो होती है, अगर उन्हें हम वापस से ठंडा करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज लोअर डाउन, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी फिर से कम होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो क्या होगा, उससे कॉजिंग दैम टू मूव स्लोली एंड ब्रिंगिंग दैम क्लोजर फॉर्मिंग अ लिक्विड। तो उसका वापस से वही चेंज हो जाएगा जो पहले वह था। जैसे लिक्विड से गैस में हुआ तो गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी लेवल हमने कम कर दिया, कैसे, उसे ठंडा करके। जब उसे ठंडा कर दिया गया तो एनर्जी लेवल, काइनेटिक एनर्जी लेवल कम हो गया। काइनेटिक एनर्जी लेवल कम हो जाने से क्या होगा, वह पार्टिकल्स एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आएंगे और क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया गैस टू लिक्विड। और गैस टू लिक्विड में जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। The process in which a gas on cooling turn into a liquid at a specific temperature is called condensation और liquefaction। यहाँ पर हम ये देखते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे लिक्विड टू सॉलिड। तो ये एक टॉपिक और रह गया। पहले हमने बात कर ली 3 टॉपिक, अगला टॉपिक जो है वह है लिक्विड टू। अब लिक्विड से वापस सॉलिड में जाएंगे तो यहाँ भी वही सेम सिस्टम। व्हेन ए लिक्विड इज कूल डाउन बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, इट्स पार्टिकल्स लॉस द काइनेटिक एनर्जी एंड कम टू ए स्टेशनरी पोजिशन। मतलब वो वापस से अपनी इनिशियल स्टेज पे पहुँच जाएंगे, रुक जाएंगे, कहीं मूवमेंट उनका जो होगा वो मिनिमम होगा। causing the liquid to turn to solid। मतलब यहाँ क्या देखा जा रहा है, जब उसकी एनर्जी लेवल और कम कर दिया गया, कैसे, हमने और उसे ठंडा किया तो वो किस में चेंज हो गया, एक सॉलिड में चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाने से।
अच्छा, उसके बाद में जो पॉइंट है वो है फ्रीजिंग। यहाँ पर जो है वो है फ्रीजिंग, द चेंज ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड। एक लिक्विड सब्सटेंस का सॉलिड में चेंज होना बाय लॉवरिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देने से लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट एज यूजुअल वैसा ही हम फिर कहेंगे कि वह टेम्परेचर जहाँ पर एक लिक्विड अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, किसमें? सॉलिड में। एक लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है और उसे ही हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ तक हमने ये चीज़ देखी है। उसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, गैस टू लिक्विड। हाँ, इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट रह गया, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन डेफिनेशन है, ये हम यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा अभी, सबसे पहले कोई सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड फिर गैस में होता है, फिर गैस अगर हम देखें तो वापस से लिक्विड में होगी, लिक्विड किस में होगा? सॉलिड में होगा। लेकिन यदि कोई भी सब्सटेंस यदि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हो रहा है या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। छोटी सी डेफिनेशन याद रखना है हमें। अच्छा, आगे अगला टॉपिक है जो प्रेशर के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं चेंज करने पर। अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या क्या उसके इफेक्ट मैटर पे हो सकते हैं। पहला है गैस टू लिक्विड। अच्छा, गैसेज कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस कर दें और प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा? गैस जो है वो लिक्विफाइड हो जाती है। ये अपने घर में जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं उनमें भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट देखा जाता है। जब उसे हाईली प्रेशराइज किया जाता है तो वो लिक्विफाइड गैस हो जाती है। एलपीजी गैस हम जो घर में किचन में काम में लेते हैं। When a high pressure is applied to a gas, it get compressed and if the temperature is lower, the gas is liquefied। ये अपना छोटा सा टॉपिक इधर था। उसके बाद में हम बात करते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of a substance from the liquid state to the gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation or vaporization। evaporation और vaporization क्या है कि किसी भी substance का liquid state से gaseous state में change होना evaporation कहलाता है। evaporation के कुछ factors है affecting a environment, factors affecting the rate of evaporation। इवोपरेशन की जो रेट है उसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वह सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड है। ये सब चीज़ें किसी इवोपरेशन जो प्रोसेस होती है उस पर प्रभाव डालती है। नीचे ये यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद में अंतिम टॉपिक जो अपना रह जाता है वो है एक छोटा सा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट। ये हमें टेबल अच्छे से पूरी याद करनी है। हमें इस टेबल में कोई भी एक भी यूनिट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो याद नहीं हो। सबसे पहले इधर दे रखी है क्वांटिटी, ये इसकी यूनिट है और ये उसका सिंबल है। हम बात करें टेम्परेचर की तो वो केल्विन में होता है और उसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। लेंथ मीटर में है, उसे स्मॉल एम से डिनोट किया गया है। मास किलोग्राम में, वेट न्यूटन, वॉल्यूम जो है वो है क्यूबिक मीटर, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और प्रेशर जो है वो है पास्कल। और इनकी सिंबल्स भी इधर साइड में दिए हुए हैं। यहाँ अपना यूनिट होता है समाप्त। यहाँ हम अपनी यूनिट कंप्लीट करते हैं और अगर कहीं कोई डाउट इस यूनिट में आपको है तो आप क्वेरीज कर सकते हो। और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट कुछ डेज में आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।